हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने अभी तक का होमवर्क और सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी। तो आज की इस क्लास में जिसमें मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन, जो कि क्लास नंबर 2 है, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। क्लास नंबर 1 कैपिटल गेन की आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल चुकी है और उसके नोट्स अभी आपके साथ शेयर नहीं किए गए हैं। तो बुक का जो लिंक है, जो पीडीएफ का लिंक मैं आपको अक्सर चैप्टर वाइज दे रहा हूं वीडियोस में, वो आज की इस वीडियो में आ गया है। तो आप यहां से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, क्लास 1 में आपको कैपिटल गेन की बुक का लिंक नहीं दिया गया था, तो उस बुक का लिंक आपको आज की इस वीडियो में दे दिया गया है और मैं क्लास 1 की डिस्क्रिप्शन में भी उसको वापस डाल दूंगा। तो वहां से या इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसका सिंपली जैसे प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट आउट लीजिए और फिर अपनी क्लासेस कंटिन्यू करिए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको क्लास 1 की रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद फिर अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने सबसे पहले आपसे बात करी थी कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन में मैंने आपको बताया था सेक्शन 45 टू 55 ए हम कवर करेंगे, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट में सबसे पहले हमें लेना है सेल्स कंसिडरेशन। तो आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको सेल्स कंसिडरेशन क्या होता है। उसके बाद उसमें माइनस करना है अगर कोई एक्सपेंस है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, तो आपने जो ट्रांसफर पर खर्चे किए हैं वो भी आपको यहाँ पर माइनस करने हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना है। ये भी मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है। देन इसके बाद जो आपका आंसर आएगा, इधर या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसमें से फिर आप कुछ एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, तो जो एग्जेम्पशन आप माइनस करेंगे उसके बाद आपका इनकम आ जाएगा विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन 54 सबसेक्शन 1, जो की बात करता था चार्जिंग सेक्शन की। तो चार्जिंग सेक्शन में मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है ऑन अकाउंट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, तो आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है, उससे आपको कोई प्रॉफिट या गेन हुआ है, तो वो आपका इस चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगा, बशर्ते उसकी आपको एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 वाली सीरीज में ना मिल गई हो। तो यहां पर मैंने दो कीवर्ड आपको दिए थे। पहला कीवर्ड था कैपिटल एसेट और दूसरा था ट्रांसफर। तो अगर कोई एक्टिविटी जिसमें कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी तो वहां पर कैपिटल गेन आएगा, और अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कैपिटल एसेट नहीं है या फिर ट्रांसफर नहीं है, तो उस केस में फिर कैपिटल गेन जैसी कोई बात नहीं होगी। वो फिर आपका किसी और हेड में जाएगा या कहीं नहीं जाएगा, एज द केस मे बी। फिर मैंने आपको बताया था कि देयर मस्ट बी सम कंडीशन। तो पहली कंडीशन थी कैपिटल एसेट का होना जरूरी है, दूसरी कंडीशन थी ट्रांसफर का होना जरूरी है, तीसरी कंडीशन में मैंने बताया था कि कुछ प्रॉफिट होना भी जरूरी है, प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस। और फोर्थ नंबर पर कंडीशन थी कि वो जो कैपिटल गेन आपको हुआ है वो आपका 54 बी में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, 54 वाली सीरीज में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो ये आपका कैपिटल गेन उस साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपने ये एसेट ट्रांसफर करी होगी, इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन होंगे। तो व्हेन आई से एक्सेप्शन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन 4 केसेस में आपका कैपिटल गेन उस साल टैक्सेबल नहीं होगा जिस साल एसेट ट्रांसफर होगी, जिस साल कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा, बल्कि ये किसी और ही साल में जाके टैक्सेबल होगा। तो वो 4 एक्सेप्शन भी मैं आपको कवर कराऊंगा अलग अलग सेक्शंस में। फिर मैंने बताया था कि इन केस ऑफ अ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, तो ये भी यहाँ पर कैपिटल गेन के दायरे में आ जाएगा, इवन दो आपकी एसेट का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। फिर मैंने आपको समझाना शुरू किया था कैपिटल एसेट क्या होती है। तो मैंने बताया था कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैपिटल एसेट, लेकिन उसमें शामिल नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज, सॉरी, कैपिटल एसेट में इंक्लूड किया जाएगा एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। और दूसरे नंबर पर इंक्लूड किया जाएगा अगर कोई सिक्योरिटीज, शेयर्ड वेंचर,
अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करता है या हेल्ड करता है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको लॉजिक भी दिया था कि अगर एफआईआई ये कहे कि मैं शेयर को एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखना चाहता हूं तो वो उसको स्टॉक इन ट्रेड नहीं रख पाएगा, उसको हमेशा एज ए इन्वेस्टमेंट ही रखना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था कि कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड क्योंकि आपका पीजीबीपी में कवर होता है तो इसे यहां से बाहर कर दिया और पीजीबीपी में जाके टैक्सेबल कर दिया। पर्सनल इफेक्ट आपका कैपिटल एसेट नहीं होगी। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए रखते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर हो जाएगी। हेंस उसको अगर आप बेचेंगे, उसको आप ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर कैपिटल गेन जैसी कोई चीज नहीं आएगी। फिर यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, आपकी रिस्ट वॉच हो गई, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इस तरह की जो भी आइटमें होंगी विच आर इन नेचर ऑफ अ मूवेबल आइटम, तो वहां पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। आपकी गाड़ी भी यहाँ पर, जो आपकी पर्सनल कार है वो भी यहाँ पर मूवेबल है, हेंस वो कैपिटल गेन के दायरे से बाहर हो जाएगी। लेकिन ये जो नीचे एसेट मैंने लिख के दी थी ये आप मूवेबल में नहीं लेंगे, इसको पर्सनल इफेक्ट में नहीं लेंगे। और अगर आप इसको पर्सनल इफेक्ट में नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन आ जाएगा। कौन कौन सी आइटमें थी? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, दीज ऑल आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ कैपिटल गेन। फिर यहाँ पर मैंने आपको एक नोट बताया था ज्वेलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो ज्वेलरी में ऑर्नामेंट्स आ जाएंगे और बाकी सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर मैंने बताया था कि अगर आप कोई मोटर कार, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिसको कि आप बिजनेस यूज के लिए रखते हैं, बिजनेस पर्पज से रखते हैं, वो आपके कैपिटल गेन के दायरे में आएगी। अगर पर्सनल पर्पज से रखा है तो वो पर्सनल इफेक्ट है और पर्सनल इफेक्ट कैपिटल गेन के दायरे से बाहर है। लेकिन अगर बिजनेस यूज के लिए है, बिजनेस पर्पज से है, तो वो कैपिटल गेन के दायरे में आएगी। यहां पर मैं आपको ये कह सकता हूं, मान लीजिए एक बिजनेस है, कंपनी है, इंडिविजुअल की प्रोप्राइटरशिप है और वो अपने ऑफिस से, ऑफिस का मतलब अपने बिजनेस में से कोई टीवी उठाकर बेच दे, कोई मोटर व्हीकल उठाकर बेच दे या कोई भी ऐसी मूवेबल आइटम बेच दे, तो वहां पर जो गेन होगा वो कैपिटल गेन के दायरे में आएगा। लेकिन अगर आप अपने घर का टीवी बेच देंगे जो कि आप घर में देखने के लिए यूज करते हैं, घर का फ्रिज बेचेंगे, घर की कोई गाड़ी बेचेंगे, तो वो कैपिटल गेन के दायरे से बाहर हो जाएगी। नोट नंबर 4 पे, फिर 3 में मैंने आपको बताया था सिल्वर यूटेंसिल जैसे कि आपके थाली, कटोरी, टम्बलर एक्सेट्रा जो कि आप पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, वो आपका पर्सनल इफेक्ट होगी, उस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। इसके बाद ये नोट नंबर 4 था तो इसको आप 4 कर लीजिएगा। नोट नंबर 4 में मैंने बताया था कि अगर कोई सिल्वर कॉइन्स हैं आपके पास, सिल्वर बार्स हैं, तो वो भी आपके कैपिटल गेन के दायरे में आती हैं, वो आपकी कैपिटल एसेट होती हैं। तीसरे नंबर पर जो आप कैपिटल एसेट में नहीं इंक्लूड करेंगे वो बताया था मैंने, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो अगर आपका इंडिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वो रूरल एरिया में है तो उस केस में वो आपका कैपिटल एसेट नहीं बनेगा और उस पर कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि अर्बन एरिया का क्या मतलब होगा, अर्बन एरिया में और क्या इंक्लूड किया जाएगा वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। इसके बाद 3 चीजें और हैं जो कैपिटल एसेट के दायरे में नहीं आएंगी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स और स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991। तो ये 3 चीजें भी आपके कैपिटल गेन के दायरे से बाहर कर दी गई हैं एंड हेंस इस पर अगर कोई गेन होगा तो वो आपका कैपिटल गेन के प्रीव्यू में नहीं आएगा। फिर मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी कितने तरह की हो सकती है। तो प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल भी हो सकती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल भी हो सकती है। और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो कैसी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे इनकॉर्पोरियल हो, चाहे कॉर्पोरियल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, वो सब यहाँ पर आएंगी। तो प्रॉपर्टी का मतलब केवल वो प्रॉपर्टी नहीं जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी भी जो अस्पर्शनीय है, अछूने वाली है। जैसे आपका गुडविल होता है, टीनेंसी राइट होता है, लू मार्क होते हैं, रूट परमिट ऑफ द बसेस होता है, इस तरह के सारी आइटमें यहाँ पर कवर होंगी। तो अगर आप अपना राइट भी किसी को बेच देते हैं, आप ये कहते हैं कि इस पर मेरा अधिकार था, अब ये अधिकार मैं किसी को बेच देता हूं, तो वहां से भी जो आपको प्रॉफिट होगा
वो भी कैपिटल गेन के दायरे में आएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं मैंने आपको क्या बताया था। फिर मैंने आपको बताई थी कैपिटल एसेट के टाइप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कैपिटल एसेट दो तरह की होंगी, पहली लॉन्ग टर्म, दूसरी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब वो एसेट जिसे आपने, चलो उल्टा चलते हैं, मैंने फिर आपको बताया था लॉन्ग टर्म का मतलब वो एसेट जो कि शॉर्ट टर्म नहीं है, और शॉर्ट टर्म में मैंने बताया था कि वो एसेट जिसे आपने 36 महीने तक होल्ड नहीं किया है। लेकिन एक्सेप्शन था कि अगर आपकी सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है, या यूनिट्स ऑफ अ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, तो इनको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए आपको कितने दिन अपने पास रखना पड़ेगा? इनको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए आपको इन्हें 24 महीने अपने पास, सॉरी 12 महीने इन्हें अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन फिर एक फर्दर एक्सेप्शन था यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या शेयर ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट बीइंग लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ऐसा शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो उनको अगर आपको लॉन्ग टर्म बनाना है तो उसको आपको कम से कम 12 महीने अपने पास, 24 महीने अपने पास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी आ गई थी। तीन कैटेगरी को मैंने समराइज करके भी बताया था कि अगर आपका लिस्टेड शेयर है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, या इक्विटी ओरिएंटेड का फंड है, या यूनिट्स ऑफ अ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, तो उनको लॉन्ग टर्म बनने के लिए 12 महीने चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी है या अनलिस्टेड शेयर है तो उसको लॉन्ग टर्म बनने के लिए 24 महीने चाहिए। और इन पांच के अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको लॉन्ग टर्म बनने के लिए आपको 36 महीने चाहिए, तो तब ये प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म बन जाएंगी, अदरवाइज ये आपके लिए शॉर्ट टर्म बन जाएंगी। कैपिटल गेन यहाँ पर दो तरह का आया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप जो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं अगर वो एसेट शॉर्ट टर्म है तो उससे आने वाला गेन भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अगर वो एसेट आपकी लॉन्ग टर्म है तो उससे आने वाला गेन जो होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। फिर मैंने आपको बताया था ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब केवल वो नहीं जो आप समझते हैं कि ट्रांसफर का मतलब हुआ आपने कोई चीज उठा के किसी को दे दी, मतलब बेच दी। तो ट्रांसफर में बेचना तो है ही है, इसके अलावा बहुत सारी बातें शामिल हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल देने शुरू किए थे कि ट्रांसफर में सेल भी आएगा, एक्सचेंज भी आएगा, आपने अपना पेन किसी को दे दिया और उससे उसका कैलकुलेटर ले लिया, या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करी जिसमें आपने एक सामान देके दूसरा सामान ले लिया, जिसको कि हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी आपका ट्रांसफर में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिलिंक्विशमेंट करते हैं, मतलब किसी चीज को आप छोड़ देते हैं, तो वहां भी उसको ट्रांसफर माना जाएगा, क्योंकि वो चीज आपसे अलग हो गई है, मतलब उस चीज का आपने ट्रांसफर कर दिया है। सिमिलरली एक्सटिंग्विशमेंट इन एनी राइट्स, अगर आप कोई अधिकार छोड़ देते हैं वो भी आपके लिए ट्रांसफर है। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, आपसे जबरदस्ती चीज छीन ली गई अंडर एनी लॉ, वो भी आपके लिए ट्रांसफर मानी जाएगी। कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, एक बंदा एक अपने घर की कैपिटल एसेट को उठाता है और अपने बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड बना देता है, दैट ट्रांजैक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन ट्रांसफर। और अगर ये ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब यहां पर भी कैपिटल गेन आ जाएगा। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि मैच्योरिटी ऑफ अ डिवेंचर और जीरो ओपन बॉन्ड, अगर आप मैच्योरिटी करवाते हैं तो वो भी आपके लिए ट्रांसफर हो जाती है। possession of a immovable property given in consideration of a part performance of a contract, GPA एग्जांपल दिया था, जनरल पावर ऑफ अटर्नी पर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो वो भी आपके लिए ट्रांसफर बन जाएगी। certain type of transaction which have affect the transferring or enabling the enjoyment of a movable property, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को भी आप ट्रांसफर मानोगे। तो अगर आप इसे ट्रांसफर मानोगे और वो कैपिटल एसेट है जो ट्रांसफर हो रही है, तो इन सभी ट्रांजैक्शन पर आ जाएगा कैपिटल गेन। अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं मानोगे और वो कैपिटल एसेट है तो वहां पर फिर कैपिटल गेन नहीं आएगा, वहां पर फिर कुछ और बातें की जाएंगी। तो यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। आई होप आपने क्लास को देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा और आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो चलिए आज की इस क्लास को कंटिन्यू यहां से करते हैं, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, विच आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मतलब आपको वहां पर दिखेगा ऐसा कुछ कि ये ट्रांसफर हो रहा है,
मैं आपको हर एग्जांपल में दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि देखो ये ट्रांसफर है, लेकिन फिर भी लॉ उसे ट्रांसफर नहीं मानेगा। और सर अगर लॉ से ट्रांसफर नहीं मानेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर ऐसी झलक आएगी, ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसा आपका मन कहेगा बार बार कि ये ट्रांसफर है, लेकिन लॉ से ट्रांसफर नहीं मान रहा है। तो इसका मतलब उन ट्रांजैक्शंस पर चाहे कैपिटल गेन ही क्यों ना, कैपिटल एसेट ही क्यों ना ट्रांसफर हो रही हो, फिर भी वहां पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्योंकि कैपिटल गेन लाने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कैपिटल गेन लाने के लिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होना चाहिए। तो यहां पर कैपिटल एसेट तो होगी जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा अब, लेकिन वहां पर उन ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और क्योंकि ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो वहां पर जो आंसर होगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं एक एक करके वो ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। देखिएगा हेडिंग बहुत अच्छी है, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। आप इन ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं एक एक करके देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले certain transactions which will not be regarded as transfer for the purpose of capital gain tax। तो कैपिटल गेन के टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। पहली ट्रांजैक्शन देखिए, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ अ HUF। मैं चाहता हूं आप नोटिंग वाले पार्ट में इन चीजों को साथ साथ बनाते रहें और अपनी बुक पर इसको ड्रॉ कर ले, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे ये पिक्चर इजीली माइंड में क्रैक हो जाए और फिर आप उसको पूरा पढ़े बिना समझ जाएं कि यहाँ पर लॉ क्या कह रहा है। तो मान लीजिए कोई HUF है, इस HUF का पार्टीशन हुआ। अब ये जो पार्टीशन है ये पार्शियल भी हो सकता है या फुल पार्टीशन भी हो सकता है। फुल मतलब HUF पूरी तरह से खत्म हो गई, अब HUF ने अपनी सारी संपत्ति उठा के अपने मेंबर्स को दे दी, या ये पार्शियल भी हो सकता है। तो चाहे पार्टीशन कैसा भी हो, फुल हो या पार्शियल हो, इसको आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर यहां पर HUF अपने मेंबर्स को कोई प्रॉपर्टी देता है, कोई एसेट देता है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। आप उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। आपको देखो यहां फीलिंग आ रही होगी कि सर HUF के पास एक कैपिटल एसेट थी, वो कैपिटल एसेट अब उठ के किसके पास चली गई? मेंबर के पास। लेकिन फिर भी आप इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि सेक्शन 47 आपको मना करता है इसको ट्रांसफर मानने के लिए। Although this is a transfer, but just for the capital gain tax, it will not be considered as transfer। दूसरे नंबर पर देखिए कौन सी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं होगी, अ गिफ्ट और विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, विल देते हैं, या वो इररिवोकेबल ट्रस्ट है। आपके लिए आज एक नया वर्ड है, आपकी डिक्शनरी में जोड़ रहा हूं, रिवोकेबल और इररिवोकेबल। मैं चाहता हूं आप इसे लिखें अपने पास। हो सकता है आपने इस वर्ड के बारे में पहले सुन रखा हो सकता है ना सुन रखा हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप इसके बारे में नहीं जानते। तो यहां लिखिएगा रिवोकेबल। मैं आपको पहले समझाऊंगा रिवोकेबल का मतलब, रिवोकेबल। और दूसरे नंबर पर लिखूंगा इररिवोकेबल। देखिए रिवोकेबल का मतलब होता है विच कैन बी रिवोक और which can be taken back। और irrevocable का मतलब है अदर देन रिवोकेबल। तो यहां पर अगर आप ये कहते हैं कि मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूं या मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, बट इट कैन बी रिवोक एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, मैं इसको 2 साल बाद आपसे वापस ले सकता हूं, या मैं ले लूंगा, या मैं 10 साल बाद अपने अपने जीवन काल में 10 साल बाद मैं इसको वापस ले सकता हूं या मैं ले लूंगा। तो जहां पर आपको कोई चीज दी जाती है और ये कंडीशन डाल दी जाती है
कि मैं इसको वापस ले भी सकता हूं या मैं ले लूंगा, दोनों में से कोई भी बात हो जाए। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे कह दूं कि मैं आपको चीज दे रहा हूं लेकिन मेरे पास पूरी पावर है इसको कभी भी वापस लेने की, या मैं ऐसे कह दूं कि मैं आपको चीज दे रहा हूं और 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद ये मुझे वापस कर देना। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस आपकी रिवोकेबल ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल बनेगी। ऐसे में रिवोकेबल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होगा जहां पर आपके पास पावर होती है उस चीज को वापस लेने की, या आप पहले ही कंडीशन रख देते हैं कि ये चीज मैं वापस ले लूंगा। देन इन दैट केस those transaction is to be termed as called as revocable transactions। और जहां पर आप इसके अदर देन कोई बात करते हैं, मतलब आप ये कहते हैं कि मैं आपको ये चीज दे रहा हूं और मैं अपने जीवन काल में इसे वापस कभी नहीं लूंगा, मैं अपने जीवन काल में वापस नहीं लूंगा, या मैं इसको जीवन काल में वापस लेने की पावर नहीं रखता हूं, मैंने ये चीज छोड़ दी हमेशा के लिए, तो उसको आप कहेंगे इररिवोकेबल, कि अब ये चीज आप वापस नहीं लेंगे। तो यहां पर लॉ में ये लिखा है कि अगर आप कोई गिफ्ट देते हैं, विल करते हैं, या कोई इररिवोकेबल ट्रस्ट करते हैं, इररिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब आप ये कहते हैं कि मैं अब ये चीज वापस नहीं लूंगा और ना मेरे पास इसको वापस लेने के कोई राइट्स हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को भी आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे, उस ट्रांजैक्शन को भी आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। देखिएगा, any transfer of a capital asset under a gift or will or an irrevocable trust is not regarded as transfer, आप उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। However, लेकिन कंडीशन देखिएगा, this clause shall not include transfer under a gift of an irrevocable trust of a capital asset being share, debenture, warrant allotted by company directly or indirectly to its employee under the ESOP plan or scheme offered to its employee in accordance with guidelines issued in this behalf by the central government। तो अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को ESOP देती है और वो कहती है कि आप ये शेयर हमसे ले लो और मैं आपसे कभी ये शेयर वापस नहीं मांगूंगी, कंपनी ऐसा कह रही है अपने एम्प्लॉइज को, तो आप उसे इसमें कवर नहीं करेंगे और वहां पर आप उसको क्या मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे। इस लाइन को फिर से पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। यहां पर मैंने लिखा कि अगर कोई इररिवोकेबल ट्रस्ट होगी, गिफ्ट होगा, विल होगी, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, लेकिन नीचे लिखा है लेकिन दिस क्लॉज शेल नॉट इंक्लूड, इसमें वो ट्रांजैक्शन नहीं होंगी शामिल जहां पर ट्रांसफर हुआ है अंडर अ गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट ऑफ अ कैपिटल एसेट, जिसमें इंक्लूड है शेयर्स, डिवेंचर और वारंट अलॉटेड बाय कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉय अंडर अ ईसोप स्कीम। ईसोप स्कीम आपने अकाउंटेंसी में पढ़ी होगी, जब आप अपने एम्प्लॉय को ही थोड़े कम दाम पर शेयर दे देते हैं, उसको ऑप्शन देते हैं कि आप कंपनी के शेयर कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो ईसोप स्कीम है। तो अगर आप एक कंपनी है और आपने अपने एम्प्लॉय को ईसोप स्कीम के तहत गिफ्ट, विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी है, डिवेंचर्स की अलॉटमेंट कर दी है, या ऐसा कोई वारंट अलॉट कर दिया है, शेयर वारंट जिसको हम कहते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। और क्योंकि वो इसमें कवर नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम ट्रांसफर मानेंगे और वहां पर फिर हम कैपिटल गेन लगा देंगे। तीसरे नंबर पर देखिएगा क्या ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी। आपको अकाउंटेंसी में पता होगा, आपने शायद पढ़ भी लिया होगा अकाउंट्स में, अभी नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं उन लोगों के लिए जिन जो अभी तक इसको नहीं पढ़ पाए हैं। एक होती है आपकी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी मतलब जो एक दूसरी किसी कंपनी को होल्ड करती होगी, तो जो दूसरी कंपनी है उसको हम कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। मान लीजिए यहां पर एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड मालिक है पीक्यूआर लिमिटेड की, मतलब पीक्यूआर लिमिटेड के एक मेजोरिटी ऑफ द शेयर, मेजोरिटी ऑफ द शेयर आप समझ सकते हैं 50% से ऊपर के शेयर। तो अगर ये एक कंपनी है विच इज अ होल्डिंग, ये होल्डिंग है
किसकी? ऑफ PQR लिमिटेड। और ये अपनी कोई एसेट उठाकर भेज देती है सब्सिडरी कंपनी में, मतलब ये इसने अपनी कैपिटल एसेट उठाई और सब्सी कंपनी में भेज दी, तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ऑल्दो यहां पर भी आपको फीलिंग आ रही होगी कि सर ये भी तो एक ट्रांसफर ही है, लेकिन लॉ ने सेक्शन 47 से आपको रोक दिया, आपके हाथ काट दिए। उसने क्या बोला? ये ट्रांसफर होते हुए भी ट्रांसफर नहीं होगा। बट कंडीशन सुन लीजिए, कंडीशन ये है कि ये जो होल्डिंग है ये अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर करेगी और इंडियन सब्सिडरी को ट्रांसफर करेगी, विदेशी सब्सिडरी को नहीं। और बाकी कंडीशन भी देखिए क्या है। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू इट्स होनली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय कंपनी टू इट्स सबसी कंपनी, कंडीशन आर the parent company or its nominee must hold the whole of the share of a subsidiary company। होल शेयर का मतलब है कि मान लीजिए इसकी जो शेयर कैपिटल है वो 1,00,000 रुपए की है, सॉरी 10,000 शेयर इंटू 10 रुपए ईच है, तो ये जो 10,000 के 10,000 शेयर हैं दैट मस्ट बी होल्ड बाय एबीसी लिमिटेड। तो अगर एबीसी लिमिटेड 10,000 के 10,000 शेयर इसके होल्ड करती है तो मैं इसे क्या कहूंगा? 100% सबसी कंपनी। और अगर ये 100% सबसी कंपनी है और होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ ट्रांसफर करती है, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, then that capital asset will not be regarded, then that transfer will not be regarded as transfer। आइए दूसरी कंडीशन देखिए क्या है। सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, तो जिस कंपनी को आप ट्रांसफर कर रहे हो वो आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। देखिएगा इसके बाद 4th नंबर की ट्रांजैक्शन कि आप किसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ सब्सिडरी कंपनी टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी बीइंग एन इंडियन कंपनी। तो एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी, इस वाले एग्जांपल में क्या था? होल्डिंग कंपनी दे रही थी सबसी को, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब सबसी कंपनी दे रही है किसको? होल्डिंग को। इतना बस यहां पर फर्क है, बाकी सारी बातें यहां सेम है। तो कंडीशन देखिएगा क्या लिखी है। द होल ऑफ शेयर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी एंड द होल्डिंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। तो जो कंडीशन ऊपर थी वही नीचे है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक्सेप्शन देखिएगा इस बात का। एक्सेप्शन ये कहता है कि एग्जेम्पशन मेंशन अंडर पॉइंट नंबर 3 एंड 4 जो हमने ऊपर लिखे, होल्डिंग टू सबसी, सबसी टू होल्डिंग, will not apply if capital asset is transferred as stock in trade। तो मान लीजिए मैं यहां पर डायग्राम फिर से बना देता हूं आप लोगों के लिए। लेट अस से ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, इसने कोई कैपिटल एसेट अपनी सबसी कंपनी को ट्रांसफर करी, मैं यहां लिखता हूं कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई, लेकिन सबसी कंपनी ने उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट किया। मतलब यहां से एक माल पहुंचा था, एक कैपिटल एसेट पहुंची थी, मान के चलते हैं फर्नीचर था, चलिए फर्नीचर छोड़ देते हैं एक बार को, कुछ और ले लेते हैं। मान के चलते हैं यहां से कोई कैपिटल एसेट गई थी, एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को जब सबसी कंपनी ने अपने यहां पर रिसीव किया तो उसने उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड कंसीडर कर लिया, तो यहां पर फिर ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी। उस केस में यहां पर टैक्स लग जाएगा, मतलब उस केस में यहां पर इसे ट्रांसफर मानेंगे और कैपिटल गेन की बातें आ जाएंगी। सिमिलरली सबसी कंपनी है, सबसी कंपनी ने कोई एसेट ट्रांसफर करी और उसे होल्डिंग कंपनी ने अपने यहां पर स्टॉक इन ट्रेड कंसीडर कर लिया, तो वहां पर भी सेम एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी और उसको ट्रांसफर मानते हुए उस पर कैपिटल गेन की बातें की जाएंगी। आइएगा इसके बाद पॉइंट, सो एक्सेप्शन हमने कवर कर लिया। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, किसको आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एक सिचुएशन दी जा सकती है कि ऐसा ऐसा एक इवेंट है, ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अब आपको बताना है वेदर दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर और नॉट। तो इसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से देखिएगा कि आपके एमसीक्यू इसमें कवर हो जाए। तो बहुत बारीकी से पढ़िएगा, बहुत बारीकी से देखिएगा, ताकि यहां पर कोई भी गलती ना हो। आइएगा पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, एनी ट्रांसफर। चलिए पॉइंट नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अकाउंटिंग की ही टर्म आपको बताऊंगा, शायद आप इसे अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, आपके आईपीसीसी इंटर लेवल पर है ये टॉपिक, सब्जेक्ट में आपके टॉपिक आएगा, विच इज कॉल्ड एमेलगमेशन। अब आपको एमेलगमेशन के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी मैं जस्ट आपको मेरी जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता देता हूं। एमेलगमेशन क्या होता है, जब दो कंपनियां अलग अलग होती हैं और वो दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना लेती हैं, या दोनों मिलकर पुरानी कंपनी में जुड़ जाती हैं। मान लीजिए यहां पर एबीसी लिमिटेड है, यहां पर पीकेआर लिमिटेड है, ये दोनों मिली, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली XYZ, या दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना ली एबीसी पीकेआर, या दोनों मिली और दोनों ने मिलकर कोई तीसरी ही कंपनी क्रिएट कर ली, या कुछ ऐसा वेंचर क्रिएट किया जिससे दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देंगी और एक नई कंपनी यहां पर मिल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एमेलगमेशन। एमेलगमेशन मतलब मिल जाना, जुड़ जाना। एक वर्ड आपके सामने आता है डीमर्जर। डीमर्जर होता है टुकड़ों में बट जाना। तो एक कंपनी थी यहां पर, मान लीजिए एबीसी थी, ये टुकड़ों में बट गई, अब ये दो कंपनियां बन गई, दो अलग अलग डिवीजन हो गई, एक कंपनी अलग चली गई, दूसरी कंपनी अलग आ गई। तो जब कंपनी टूट जाती है, टुकड़ों में बट जाती है, तो उसे कहते हैं डीमर्जर, टूट जाना। और जब कंपनी जुड़ती है तो उसे कहते हैं एमेलगमेशन। स्टूडेंट्स, मेरे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमेलगमेशन और डीमर्जर केवल आपको इतना ही काफी है समझाना। डिटेल में आप इसको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, तो अकाउंट्स में जो भी आपकी फैकल्टी है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप किसी फैकल्टी से क्लास ले रहे हैं तो वहां भी आप इसको सीख पाएंगे। बट मेरे लिए इतना जरूरी था कि मैं आपको एमेलगमेशन और डीमर्जर में फर्क बता सकूं। अब आइएगा पॉइंट नंबर 5 पर। So any transfer in a scheme of amalgamation of a capital asset by amalgamating company, amalgamating मतलब जो amalgamation में जुड़ रही हैं, तो ये भी चलो बता देता हूं। मान लीजिए ये कंपनी है और ये कंपनी है, तो जो जुड़ रही हैं कंपनियां, एमेलगमेट हो रही हैं, वो एमेलगमेटिंग कंपनी कहलाती हैं। तो एमेलगमेशन में क्या होता है, ये अपनी कुछ एसेट यहां भेजेगा, ये अपनी कुछ एसेट यहां भेजेगा, इन दोनों एसेट को जोड़कर नई कंपनी की एसेट बना दिया जाएगा। तो यहां क्या लिखा है देखिएगा, एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ एमेलगमेशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय एमेलगमेटिंग कंपनी टू दी एमेलगमेटेड कंपनी। एमेलगमेटिंग मतलब जो जुड़ रही है, और एमेलगमेटेड मतलब जो रिजल्टेंट कंपनी होगी, जो उन दोनों को जुड़ने के बाद एक फाइनल कंपनी बन जाएगी। तो एमेलगमेटिंग कंपनी से अगर एमेलगमेटेड कंपनी में कोई ट्रांसफर होगा कैपिटल एसेट का, तो आप उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। यहां पर आप लिखिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां लिखिएगा एमेलगमेटिंग टू एमेलगमेटेड, इसको आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्लियर है? इसी तरह से देखिए पॉइंट नंबर 6, एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर of a capital asset by a demerged company to the resulting company if the resulting company is an Indian company। तो अगर डीमर्जर भी होगा, डीमर्जर का मतलब ये कंपनी थी ABCPQR, इनका डीमर्ज हो गया, डीमर्जर हो गया, एक कंपनी बन गई ABC और एक कंपनी बन गई PQR। तो अगर
ओरिजिनल कंपनी अपनी डीमर्ज कंपनी में कुछ ट्रांसफर करेगी तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी, जो बन रही है कंपनी नई वाली, तो उसको आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कंडीशन इतनी है कि जो रिजल्टिंग कंपनी हो वो आपकी इंडियन कंपनी हो। क्लियर है? पॉइंट नंबर 7 पढ़िएगा, any transfer or issue of share by a resulting company in a scheme of demerger to the shareholder of a demerged company। तो देखिए क्या होता है, जब एबीसी पी के वार डीमर्ज हो जाएंगी तो इनके जो पुराने शेयर थे, इसके जो शेयर होल्डर थे, उसके पास किसके शेयर थे? एबीसी पी के वार के। अब क्योंकि एबीसी और पीक्यूआर अलग अलग हो गई, एबीसी अलग बन गई, पीक्यूआर अलग बन गई, तो अब उसके शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा? एबीसी के शेयर और पीक्यूआर के शेयर, जैसा भी स्कीम में लिखा होगा। तो यहां पर जब आपको नई कंपनी के शेयर दिए जाएंगे, रिजल्टेंट कंपनी के शेयर दिए जाएंगे, तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। पॉइंट नंबर 7 इसके बारे में बात करता है, any transfer or issue of share by a resulting company in a scheme of demerger to the shareholder of demerged company। demerged company कौन सी है? जो खत्म हो गई है, टूट गई है। टूट कौन सी कंपनी गई? एबीसी पीक्यूआर। if the transfer is made in consideration of a demerger of the undertaking, तो उस केस में आप इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। पॉइंट नंबर 8 पढ़िएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो प्रोविजन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन आपकी ट्रांसफर नहीं है। ऑल्दो मैं रीजन भी आपको सारे दे रहा हूं कि क्यों ट्रांसफर नहीं मानेंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि सेक्शन 47 इसको ट्रांसफर नहीं मानता है, इसलिए आप इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। आई होप आपको यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 6, 8, any transfer by a shareholder in a scheme of amalgamation of share held by him in the amalgamating company। तो जब एमेलगमेशन होता है, ये एमेलगमेशन हुआ एबीसी और पीक्यूआर के बीच में, तो जो शेयर होल्डर है यहां पर उसने एबीसी के शेयर रखे हुए हैं। अब क्योंकि एबीसी एमेलगमेट हो गई है पीक्यूआर के साथ, तो एबीसी की तो रेलेवेंस खत्म हो गई, एबीसी की तो आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब एबीसी के शेयर होल्डर को क्या दोगे? एबीसी पीक्यूआर, जो कि एक नई कंपनी बनी है, उसके शेयर दोगे। तो जब इस पर्सन के हाथ से एबीसी के शेयर जाएंगे, इसके हाथ से एबीसी के शेयर गए, ये देखो मैं आपको एक शेयर लेके दिखाता हूं फॉर एग्जांपल। तो यहां पर मैंने एक पेपर ले लिया, लेट अस से ये मेरे हाथ में एबीसी कंपनी का शेयर है। अब मैं ये कह रहा हूं शेयर होल्डर, एबीसी कंपनी बंद हो गई है, एबीसी का मर्जर हो गया है पीक्यूआर के साथ, एबीसी और पीक्यूआर जुड़ गई हैं। अब ये वाला शेयर होल्डर तुम वापस कर दो। शेयर होल्डर से बोला जा रहा है, शेयर होल्डर ये वाला जो शेयर था तुम्हारे पास एबीसी का, ये हम तुमसे वापस ले लेंगे और तुम्हें बदले में क्या दे देंगे? एक नई कंपनी का शेयर दे देंगे, एबीसी पीक्यूआर कंपनी का। तो देखिए ये भी तो एक तरह का एक्सचेंज ही है, एक शेयर लेके दूसरा शेयर आपको पकड़ा दिया। तो इस ट्रांजैक्शन को तो वैसे आपको क्या मानना चाहिए था? ट्रांसफर, बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर। ट्रांसफर में लिखा था सेल एक्सचेंज दोनों ट्रांसफर है, लेकिन यहां पर सेक्शन 47 आपको मना करता है कि दिस इज नॉट अ ट्रांसफर, आप इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, बिकॉज सेक्शन 47 आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। आइएगा वापस, तो वापस देखिए पॉइंट नंबर 8 को, एनी ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ एमेलगमेशन ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम इन द एमेलगमेटिंग कंपनी। कंडीशन क्या है यहां पर? द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अ अलॉटमेंट टू हिम ऑफ एनी शेयर इन द एमेलगमेटेड कंपनी, मतलब जो नई कंपनी बनी है उसके शेयर आपको मिले हैं, एक्सेप्ट वेयर द शेयर होल्डर इटसेल्फ इज अ एमेलगमेटेड कंपनी। द एमेलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, और जो एमेलगमेटेड कंपनी है वो आपकी इंडियन कंपनी होगी।
तो उस केस में इस ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद पॉइंट नंबर 9, एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल एसेट being rupee denominated bond of an Indian company issued outside India by a non-resident to another non-resident। तो अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट पर्सन को ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है? कैपिटल एसेट विच इज अ rupee denominated bond of rupee denominated bond of इंडियन कंपनी, तो उस केस में भी आप उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्लियर है यहां तक? आइएगा पॉइंट नंबर 10 पर, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड आउटसाइड इंडिया through an intermediary dealing in settlement of securities by non-resident to another non-resident। तो जैसे हमने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांसफर को ट्रांजैक्शन नहीं माना था, ट्रांसफर नहीं माना था, ऐसे ही अगर कोई कैपिटल एसेट है विच इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आप उसे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे अगर वो एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांसफर हो रही होगी। क्लियर है यहां तक? आइएगा पॉइंट नंबर 11, redemption of a sovereign gold bond by individual means redemption by an individual of a sovereign gold bond issued by RBI under the sovereign gold bond scheme 2015। तो अगर आपके पास मान लीजिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है स्कीम 2015 के तहत और आप उसकी रिडम्पशन करवाते हैं, तो ऑल्दो आपके पास से वो बॉन्ड्स का ट्रांसफर होगा, आपके राइट्स चले जाएंगे, but still that transaction will not be regarded as considered as transfer, और ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। आइएगा पॉइंट नंबर 12 पर, ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट टू गवर्नमेंट ऑफ और यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा मींस any transfer of any of the following capital asset to government or to the universities or national museum। मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल एसेट है जो कि मैं आपको नीचे बताने वाला हूं, अगर आप उसे बेच देते हैं तो वहां पर कैपिटल गेन आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे डोनेट कर देते हैं गवर्नमेंट को, मतलब आप ट्रांसफर कर देते हैं गवर्नमेंट को, किसी म्यूजियम को, यूनिवर्सिटीज को, तो उस केस में आप उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो लेट अस से आपके पास राजा महाराजा के जमाने की कोई बहुत ही एक आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन की कोई आइटम रखी थी, आपने उसे बेच दिया, अगर बेच दिया तो उस केस में वो क्या बन जाएगी आपके लिए? ट्रांसफर, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर, कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं, दे देते हैं, किसको दे देते हैं? गवर्नमेंट को दे देते हैं, यूनिवर्सिटीज को दे देते हैं, नेशनल म्यूजियम को दे देते हैं, नेशनल आर्ट गैलरी में दे देते हैं, नेशनल आर्काइव्स में दे देते हैं, या एनी अदर पब्लिक म्यूजियम को दे देते हैं, तो उस केस में भी हम उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्या क्या चीजें हैं जो वहां देने से ट्रांसफर नहीं मानी जाएंगी? वर्क ऑफ आर्ट, आपके पास कोई आर्ट वर्क था, ट्रांसफर कर दो, उनको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, मतलब कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, ड्राइंग्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स और प्रिंट, तो इस तरह की कोई भी कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर कर दो, हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, एंड हेंस इस पर हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। पॉइंट नंबर 13 पर आइएगा स्टूडेंट्स, एनी ट्रांसफर by way of conversion of bonds, debentures, debenture stock or deposit certificate in any form of a company into share or debenture of that company। मान लीजिए आपके पास कंपनी के डिबेंचर हैं, कंपनी कह रही है आप डिबेंचर खत्म करके शेयर ले लीजिए। आपने शायद 11th क्लास की अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा आई बिलीव। अगर आप अपने डिबेंचर्स का कन्वर्जन करवा देते हैं शेयर्स में, तो वो जो कन्वर्जन होगा जिसमें आपके हाथ से डिबेंचर जाएगा और दूसरे हाथ में शेयर आएगा,
उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, एज पर पॉइंट नंबर 13। सिमिलरली, conversion of a preference share into the equity share will not be regarded as transfer। तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर था, आपके इस हाथ में प्रेफरेंस शेयर था, कंपनी ने आपसे ये प्रेफरेंस शेयर ले लिया और आपके हाथ में इक्विटी शेयर दे दिया, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। लास्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज। तो यहां पर अगर कोई भी ट्रांसफर होगा अंडर अ रिवर्स मॉर्गेज स्कीम या रिवर्स मॉर्गेज ट्रांजैक्शन, तो आप उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। देखिएगा, any transfer of a capital asset under a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो इसका मतलब रिवर्स मॉर्गेज वाली ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है वो 15 पॉइंट्स जिसको आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ऑल्दो इसमें आपको फीलिंग आएगी कि ये तो ट्रांसफर है, एक एसेट आपकी हाथ से जा रही है, लेकिन फिर भी आप इन्हें ट्रांसफर नहीं मानेंगे बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47। सेक्शन 47 आपको इसको ट्रांसफर मानने से मना कर देता है। तो सेक्शन 47 प्रिवेल करेगा दूसरे सेक्शन पर, एंड हेंस यहां पर इनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है जो कि इन 15 ट्रांजैक्शंस में कवर है, आपको लगे कि इसमें से कहीं कवर होता है, तो आप वहां पर थोड़ा अपनी आईज ओपन करके रखिएगा। एग्जामिनर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, एमसीक्यू में एक सिचुएशन बना के देगा, वहां उस सिचुएशन में आंसर आना चाहिए इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। तो वहां आप गलती मत करिएगा और इन 15 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से माइंड में फिट रखिएगा कि ये 15 ट्रांजैक्शन आपकी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, ये 15 ट्रांजैक्शन नहीं है, दीज आर मेनी मोर। जब सीए फाइनल लेवल पर आप आएंगे, जहां पर आपको कैपिटल गेन और पीजीवीपी पे तो बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ेंगी। सीए फाइनल लेवल में ना हाउस प्रॉपर्टी उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सैलरी भी नहीं पढ़ाया जाएगा। हाउ सीए फाइनल लेवल में आपको पीजीवीपी और कैपिटल गेन और अदर सोर्स पे पीएचडी करवाई जाएगी। मैं लिटरली कह रहा हूं, आपको इतनी बातें बताई जाएंगी, इतनी बातें सिखाई जाएंगी कि वहां पर आप देखेंगे कि जो मैं आपको आपके सिलेबस की 15 ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं जिसे आप ट्रांसफर नहीं मानते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे सीए फाइनल लेवल पर, बट आपके सिलेबस में केवल 15 ट्रांजैक्शन हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में दी गई हैं कि आप इन्हें ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूं। आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ये क्या स्टूडेंट, ओके दिस इज अ रिपीटेड, सो प्लीज इग्नोर इट। तो नेक्स्ट आइएगा, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, विच इज कैपिटल गेन शुड अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में भी बताया, आज की रिवीजन में भी बताया, कैपिटल गेन आ जाएगा जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा। और कब आएगा? उस प्रीवियस ईयर में आएगा इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल ट्रांसफर होगा उस साल आपका कैपिटल गेन आएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था 4 एक्सेप्शन आएंगे मेरे सामने। 4 एक्सेप्शन का मतलब ऐसी 4 जगह है, ऐसी 4 ट्रांजैक्शन, ऐसे 4 इवेंट जहां पर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर भी होगा, मतलब कैपिटल एसेट भी होगी, ट्रांसफर भी होगा, लेकिन आपका कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा जहां पर ट्रांसफर हुआ है, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। वो कब टैक्सेबल होगा? किसी और ही साल में जाके टैक्सेबल होगा। तो वो है 4 एक्सेप्शन जो कि मैंने यहां पर 1 2 3 4 में लिखे हुए हैं। मैं आपको यहां से नहीं कराऊंगा,
इन चारों के ही मेरे पास सेक्शन है। ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं इसको मैं आपको एक सेक्शन में कवर करवाऊंगा। आप देखिएगा, पेज नंबर मैं बता देता हूं कहां पर आएगा। डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, आप देखिए पेज नंबर आप आइएगा 12 पर। तो 12 पर सेक्शन 45(1)(a) आपको दिख रहा होगा। यहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरे नंबर पर देखिए मैंने क्या लिखा है, ट्रांसफर बाय वे ऑफ अ कन्वर्जन। आप पेज नंबर 12 पर वापस आइएगा, पेज नंबर 12 पर इसी सेक्शन के नीचे देखिए, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा। तो यहां पर मैंने क्या किया है, आपको केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ध्यान रहे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों ट्रांजैक्शंस को मैंने जस्ट यहां पर लिख दिया है कि ये हैं वो चार एक्सेप्शन जहां पर आपका कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर में नहीं आएगा जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा। ये उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा विच इज अदर देन द ट्रांसफर ईयर। ये मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको कब होगा, अदरवाइज सेक्शन का मजा खराब हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेक्शन आएगा मेरे पास मैं वैसे वैसे आपको ये बात फिर से रिपीट करवाऊंगा। बट अभी आप इतना समझ लीजिए, चार एक्सेप्शन ऐसे होंगे जहां पर कैपिटल गेन उस साल में टैक्सेबल नहीं होगा जिस साल कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है यहां तक? तो इसको अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। इस पॉइंट को आप तब पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको चारों सेक्शन अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो ये अभी आपके काम की बात नहीं है, जस्ट मैंने यहां पर दे दी है ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको ये चीजें जल्दी से एक बार रिकॉल हो जाएं कि अच्छा ये वाले चार इवेंट ऐसे होंगे जहां पर मेरा कैपिटल गेन उस साल में नहीं टैक्सेबल होगा जिस साल मैंने प्रॉपर्टी मतलब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया होगा। क्लियर? नेक्स्ट पेज पर आइएगा, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आने से पहले आप मेरे साथ नोटिंग वाले पार्ट पर आइए। मैं आपकी अटेंशन यहां ड्रॉ करना चाहूंगा फिर से उस वाले पार्ट पर जो मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कस करवाया था। आपको याद होगा फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको लेना है सेल्स कंसिडरेशन। मैं यहां लिख भी देता हूं फिर से। तो सबसे पहले आप यहां पर लेंगे सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से आप माइनस करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। आपके पास आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और इसमें से आप जब ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगी इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन विच में बी लॉन्ग टर्म विच में बी शॉर्ट टर्म। और ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यहां पर आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लेंगे या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस पर आऊंगा। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा, इसको मैं कहूंगा FVC, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। याद रखिएगा, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि FVC का मतलब क्या होगा। तो यहां पर जो एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा वो ये है कि FVC का मतलब क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन क्या होगा, ये मुझे आपको समझाना है। सिमिलरली मुझे आपको बताना है कि एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर का क्या मतलब होगा। तो ये मैं आपको दूसरे नंबर पर बताऊंगा कि एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर का क्या मतलब है। एंड अकॉर्डिंगली मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी। तो जब मैं आपको ये चार चीजें बता दूंगा तो लगभग लगभग मैं अपना इतना फॉर्मेट कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद क्या बचेगा, फिर इसके बाद बचेगी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 वाली सीरीज। फिर आपका इनकम आ जाएगा।
तो ये वाला जो इनकम मैंने यहाँ लिखा था इसको आप उठा के यहाँ रख दीजिएगा, एक्चुअली ये यहाँ पर आएगा। क्लियर? तो अब वन बाय वन मुझे आपको सिखाना है व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, व्हाट इज द एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। इस जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे यहां से, एक एक करके मैं आपको चीजें सिखाता चला जाऊंगा, फॉर्मेट में वापस आता चला जाऊंगा, और जब मैं सारी चीजें सिखा दूंगा मेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे जो कि मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन किसी को हो तो वीडियो को पॉज करो, पीछे की बातें फिर से सुनो और फिर आगे कंटिन्यू करो। आइएगा, नाउ आई एम टेलिंग यू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मत पढ़िएगा लॉ में क्या लिखा है, लॉ को छोड़ दीजिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा सिखाता आया हूं, जो मेरा तरीका है आपके साथ डिस्कशन करने का वो यही रहता है कि पहले मैं आपको एक स्टोरी से सुनाऊंगा, आप मेरी बातें सुनिए, बातें सुनने के बाद आप लॉ में जाइए, लॉ को देखिए क्या लॉ में भी वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं या लॉ में कुछ और लिखा है। तो अब आप पहले मेरी बात सुनिएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दो बार इस वर्ड को थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपको खुद ही ये बात समझ आ जाएगी। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लागत, लागत मतलब वैल्यू, ऑफ एक्विजिशन मतलब जो चीज, जो कैपिटल एसेट मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरे हाथ से जा रही है, मेरे पास से जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, उस चीज को मैंने कितने में खरीदा था। भाई आप ऐसे समझो, अगर मैं आपसे पूछूं आपने एक पेन 10 रुपए में खरीदा था, आपने उस पेन को 15 रुपए में बेच दिया, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये 5 रुपए का प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? आप ये कहोगे सर 15 में बेचा था, ये हो गया सेल्स कंसिडरेशन, 10 में खरीदा था तो ये मेरी हो गई कॉस्ट। तो सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करके ही तो प्रॉफिट आता है। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस पेन को जब मैंने खरीदा था तो ये मुझे कितने में पड़ा था? जब ये पेन मैंने खरीदा था तो ये मुझे कितने में पड़ा था? दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब लॉ पर आ जाइए एक बार। The cost of acquisition is the price which the SSC has paid or incurred, या तो आपने पे किया था या खर्च किया था, for the acquisition of that capital asset, जिस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस कैपिटल एसेट के रेस्पेक्ट में आपने ये या तो पे किया था या आपने इनकर किया था। दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे देखिए, एक्सपेंस incurred for completing the title, it is a title not tile, it is a title, are part of the cost of acquisition। तो अगर आप कोई कॉस्ट उसके टाइटल को बनाने में भी खर्च करते हैं वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। तो मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप प्रॉपर्टी में स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, तो वो स्टैंप ड्यूटी भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर आपने कोई खर्चा किया है इन कंप्लीटिंग द टाइटल आर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसकी जो ओनरशिप बनाने के डॉक्यूमेंट थे, ओनरशिप बनाने के खर्चे थे, उस खर्चे को भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आती है? यहां तक कोई, आई बिलीव आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइएगा, मुझे एक बात बताइए, आपने शायद अभी इंटर में जो आपका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होंगे। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने बोरोइंग कॉस्ट, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो पढ़ लिया होगा तो उसके बाद जल्दी समझ आ जाएगी। बट मैं कोशिश करूंगा लेमन लैंग्वेज में समझाने की, ताकि अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट ना भी पढ़ा हुआ हो तो आपको समझ आ जाए।
मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए आप लोन लेते हैं, लोन पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं बैंक को, क्या ये इंटरेस्ट भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? क्वेश्चन है ये आप लोगों से। दिल पे हाथ रखिएगा, दिमाग पे भी हाथ रखिएगा, आंखों को बंद करके सोचिएगा, क्या लोन पर जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, क्या मैं उस इंटरेस्ट को बिल्डिंग में कैपिटलाइज करूंगा या नहीं करूंगा? इनकम टैक्स कहता है, कैपिटल गेन का सेक्शन कहता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहती है कि अगर आप कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट बियर करते हैं जो कि खर्च की गई थी कैपिटल एसेट को बनाने में, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएगी। देखिए क्या लिखा है, interest on money borrowed for acquisition of the capital asset will form the part of cost of asset। तो इंटरेस्ट अगर आप कुछ बियर करते हैं किसी कैपिटल एसेट को बनाने में या उसको एक्वायर करने में, तो वो इंटरेस्ट भी आपकी कॉस्ट का पार्ट मानी जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या आया यहां तक? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब वो कॉस्ट जो आपने पे करी है या आपने इंकर करी है टू एक्वायर, टू कंस्ट्रक्ट, टू गेट दैट पर्टिकुलर एसेट। और उसके अंदर टाइटल की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, उसके अंदर इंटरेस्ट की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। बोलिए यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई एसेट खरीद के लाते हैं, आप कोई एसेट खरीद के लाते हैं, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? सर बहुत ही सिंपल सी बात है, जो भी आपने कॉस्ट इंकर करी होगी बाय द एसएससी ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, वो, और बस इतना ही होगा। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, आप मेरी बात को फिर से सुनिए। आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? सर जो भी मैंने कॉस्ट इंकर करी होगी वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। उस एसेट को खरीदने में या उस एसेट को बनाने में जो मैंने कॉस्ट इंकर करी है वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस समझ लीजिए, 2001 में एक बेंचमार्क लिया गया इनकम टैक्स लॉ द्वारा कि 2001 से पहले, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं भाई, आज से देखो तो आज से 20 साल पुरानी बात है 2001, तो उन्होंने बोला कि 20 साल पहले की चीजों को आज से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने 2001 में बेंचमार्क डाला जो कि पहले 1981 हुआ करता था, जब हम अपना सीए कर रहे थे, सीए फाइनल में थे, सीए इंटर में थे, आईपीसीसी में थे, तो उस समय पर जो बेंचमार्क था वो 1981 का बेंचमार्क था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो बेंचमार्क है वो 2001 का है। तो लॉ ने यहां पर एक बेंचमार्क बनाया 2001। उन्होंने बोला कि जो 2001 के बाद की चीजें हैं वो काम की हैं, 2001 से पहले की चीजें हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उसको जज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर उन्होंने दो हिस्सों में चीजें डिवाइड कर दी, एक 2001 से पहले की चीजें और एक 2001 के बाद की चीजें। तो उन्होंने यहां बोला अगर कोई एसेट परचेज हुई है बिफोर 2001, 1/4/2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले की अगर कोई एसेट परचेज हुई है, तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो कॉस्ट इंकर्ड बाय द एसएससी और द एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। इसमें से जो भी आपको ठीक लगे, ठीक लगेगा मतलब आप आगे समझेंगे कि क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें से जो ज्यादा होगी वही एसएससी ऑप्ट करेगा। तो इसमें से हायर वाला जो अमाउंट आएगा वो आप यहां पर ले लीजिए। तो अब आप इस लाइन को फिर से पढ़िएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अ एसेट which is purchased after, sorry, before 1 April 2001, तो वहां पर जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी
वो होगी हायर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो भी ज्यादा होगी। क्या? जो आपकी कॉस्ट इंकर हुई है एसएससी द्वारा वो, या फिर आपकी एफएमवी, विच एवर इज हायर। तो मान लीजिए आप कहते हैं कि सर कॉस्ट तो मेरी 10,000 थी, लेकिन एफएमवी मार्केट में जो है वो 12,000 है, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? 12,000। आप कहते हैं कॉस्ट मेरी 10,000 थी, लेकिन मार्केट में जो उसकी एफएमवी है वो 8,000 है, तो आप क्या ले लेंगे यहां पर? 10,000। क्लियर है? तो अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो वहां पर आप एफएमवी और कॉस्ट विच एवर इज हायर ले लीजिए। एफएमवी कब की लेनी है? 1 अप्रैल 2001 की। लेकिन अगर आपकी एसेट 2001 के बाद की है, 1 अप्रैल 2001 के बाद आपने खरीदी है, तो उस केस में आप जो आपकी कॉस्ट है केवल उसे ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तो ये जो एफएमवी का ऑप्शन है क्यों दिया गया है? ये कह रहे हैं 2001 से पहले की चीजें हम जज नहीं कर पाएंगे, उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो जो 2001 से पहले की चीजें हैं उसके लिए 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी को कंपेयर कर लो और जो कॉस्ट होगी उसमें से जो भी ज्यादा हो वो ले लो। लेकिन अगर 2001 के बाद की कोई कैपिटल एसेट है जो परचेज हुई है, तो उसमें जो भी आपकी कॉस्ट इंकर हुई है टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर कैपिटल एसेट, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी नहीं है, मैंने सेल्फ जनरेट की है। भाई एक तरीका होता है प्रॉपर्टी खरीदना, मैं मार्केट गया, मैंने ये माउस खरीद लिया, तो ये एक तरीका है प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, एक्वायर कर ली। दूसरा तरीका होता है सर प्रॉपर्टी को सेल्फ जनरेट किया मैंने। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल्फ जनरेट करते हैं तो वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये जजमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन केस ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड एसेट, उसके केस में देखिए किस तरह से यहां पर ट्रीटमेंट होगा। साथ में पढ़ते हैं। वेयर द कैपिटल एसेट हैज बीन सेल्फ जनरेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप पहले पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में देखते हैं क्या लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस बीसी श्री निवासा शेट्टी हेल्ड दैट, मतलब सीआईटी वर्सेस श्रीनिवासा का कोई केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी। क्या बोला उसने? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट to charge under section 45, it is necessary that the provision dealing with the levy of capital gain must be read as a whole। तो उसने बोला कि कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए सेक्शन 47 को पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी है। ठीक है जी, जब तक आप चार्जिंग सेक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? तो चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। अब उसका फॉर्मेट क्या था? फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब उस चीज को खरीदने में, उस चीज को बनाने में, उस चीज को एक्वायर करने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी थी, आपने क्या पे किया था या आपने क्या इंकर किया था। आगे देखते हैं। Section 48 deals with the mode of computing the capital gain. Unless the cost of acquisition is correctly ascertainable, it is not possible to apply the provision of Section 48। देखिए क्या प्रॉब्लम है मेरे सामने। जब मैं इस फॉर्मेट की बात करता हूं तो फॉर्मेट में मेरे पास सेल्स कंसिडरेशन है, लेकिन मेरे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन बताओ क्यों नहीं है। सर मैं बात कर रहा हूं सेल्फ जनरेटेड एसेट की, जिन चीजों को मैंने खुद जनरेट किया हो। सर जिन चीजों को आप खुद जनरेट करेंगे उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल लीजिए गुडविल का, एग्जाम्पल लीजिए गुडविल का। आप अगर गुडविल को जनरेट करते हैं, आप ये कहते हैं मैंने गुडविल जनरेट करी है, तो आप कैसे बताएंगे कि कितना पैसा खर्च करके आपने गुडविल जनरेट करी है? कैन यू टेल मी कि कितना पैसा खर्च हुआ है गुडविल को जनरेट करने में?
नहीं बता सकते। इट इज असर्टेनेबल, ये असर्टेन अनअसर्टेनेबल है, ये असर्टेन नहीं हो सकती। तो देखिए क्या कह रहा है ये, Section 48 deals with the mode of the computing of a capital gain unless the cost of acquisition is correctly ascertainable. It is not possible to apply the provision of Section 48. Self-generated goodwill is such type of capital asset where it is not possible to visualize the cost of acquisition. Once Section 48 cannot be applied, the gain thereon cannot be brought into the charge. बहुत ही सिंपल सी बात बोल गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, आपके पास कोई तरीका ही नहीं है निकालने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो भाई साहब कैपिटल गेन की बातें मत करना। कैपिटल गेन तो तब आएगा जब आप मुझे सेल्स कंसिडरेशन बता दोगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दोगे। अब क्योंकि आप मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बता पा रहे हो, तो मैं कैपिटल गेन की बातें नहीं करूंगा। फिर से सुनो मेरी बात को, कैपिटल गेन के लिए सेल्स कंसिडरेशन चाहिए, कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। आप मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता ही नहीं पा रहे हो, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं कह रहे कि मुझे पता नहीं, आप ये नहीं कह रहे हो, ये भी नहीं कह रहे हो जीरो है, आप कह रहे हो कि सर ये तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। कैसे करोगे गुडविल का, कैसे करोगे गुडविल, कितने में बनाई गुडविल? भाई साहब आपकी मेहनत से बनती है गुडविल, आपकी रेपुटेशन है, और 15 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 साल से आप पढ़ा रहे हैं, गुडविल तब बनती है आपकी। अब मैं आपसे झटके से पूछ लूं, बताओ गुडविल कितने में खरीद, कितने में बनाई, तो आपके पास आंसर नहीं होगा गुडविल कितने में बनाई। तो सुप्रीम कोर्ट कितनी आसानी से कह गया ये बात, उसने कहा जहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही नहीं होगी, नहीं होगी का मतलब जीरो नहीं होगी, नहीं होगी का मतलब कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो वहां फिर कैपिटल गेन की बात नहीं करेंगे, वहां पर हम कैपिटल गेन की बात नहीं करेंगे। बताइए रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स वालों ने इस बात को यही खत्म कर दिया होगा या कुछ अमेंडमेंट की होगी? अमेंडमेंट कर दी उन्होंने, सेक्शन 55 के अंदर एक अमेंडमेंट कर दी और उन्होंने यहां पर इस बात को क्लियरली लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, एप्रिशिएट करेंगे अगर आप इस पॉइंट को समझ पाए हैं तो आप जरूर एप्रिशिएट करेंगे उनकी इंटरप्रिटेशन को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट कर दी और उन्होंने बोला कि जो गुडविल होगी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी, निल होगी। जो गुडविल होगी या इस तरह की कोई और एसेट्स होंगी जो कि सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, उसकी जो कॉस्ट होगी वो निल होगी। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी क्या वो ओवर रूल हो गई या नहीं हुई? हो गई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्योंकि यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो पा रही है इसलिए कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। तो इनकम टैक्स ने क्या बोल दिया आके, भाई साहब मेरी बात सुनो, गुडविल की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है डिटरमाइन नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं इसकी कॉस्ट क्या है। उन्होंने कहा निल कॉस्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला समस्या क्या थी, यही तो समस्या थी कि आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, हम बता देते हैं डिटरमाइन कर लो, निल है। और जैसे ही उन्होंने बोला निल है, जैसे ही उन्होंने बोला निल है, वैसे ही क्या हो गया, यहां पर वैल्यू आ गई और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो ओवर रूल्ड हो गई। कैसे ओवर रूल्ड हो गई? बाय अमेंडमेंट। कैसे ओवर रूल्ड हो गई? बाय अमेंडमेंट। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बोली, क्या बोली? उन्होंने कहा एक काम करो, गुडविल की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो निल कर दो, जीरो मान लो उसे, उसे कहो कि ये निल है, जीरो है। तो अब आपकी वो वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्योंकि डिटरमाइन नहीं हो सकती इसलिए हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। तो भाई साहब आपकी बात एक तरफ, अब हमने कह दिया कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी, निल होते ही क्या होगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। देखिएगा
This decision of Supreme Court was applicable not only to self-generated goodwill of a business, but also other self-generated assets like tenancy right, stage carriage permit, loom R, etc. etc. तो जहां जहां आप ये कहते हैं कि मैं इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को नहीं पता कैसे डिटरमाइन होगी या कोई डिटरमाइन कर ही नहीं सकता, तो वहां वहां सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चल रही थी। लेकिन इन्होंने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया। इन्होंने एक अमेंडमेंट करी, देखिएगा क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू सुपरसीड द डिसीजन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही अच्छी बात यहां पर लिखी है इन्होंने और बहुत ही अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात को काटा है। और आप देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी तो आप सीए इंटर लेवल पर हैं, आप फाइनल लेवल पर आइए, इनकम टैक्स और जीएसटी में जाइएगा, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को किस तरह से यहां पर ओवररूल किया जाएगा बाय मेकिंग अमेंडमेंट्स, बाय मेकिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स। आपको मजा आ जाएगा, रियली आप एंजॉय करेंगे कि किस तरह से लड़ाइयां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बीच में, लॉ के बीच में। लॉ सुप्रीम कोर्ट की बात को काट देता है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग ही बात कह जाता है। बड़ा ही आप एंजॉय करेंगे, सीए फाइनल में तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। अभी आपका लेवल नहीं है कि मैं आपको उस डिटेल में जाके चीजें समझाऊं, बट मैंने पूरी कोशिश करी इसके थ्रू कि मैं आपको टेक्निकल बात समझा पाऊं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या बोलती थी, देन यहां पर लॉ अमेंडमेंट के थ्रू कैसे पिक्चर में आ गया। देखिए इसके आगे क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू सुपरसीड द डिसीजन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट साइटेड अबव, सेक्शन 55 वाज अमेंडेड। सेक्शन, तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है इन्होंने। अकॉर्डिंगली, in case of a self-generated asset, namely goodwill of a business, trademark, brand name associated with the business, or a right to manufacture, produce, to process anything, or right to carry on any business or profession, tenancy right, stage carriage permit, LUMARS, the cost of acquisition will be taken as nil। तो यहां पर बहुत ही बारीकी से इन्होंने सेक्शन 55 में अमेंडमेंट कर दी और ये बोल दिया कि जो इस तरह की चीजें हैं जहां पर आप कहते हैं कि ये मेरी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं और इसकी कॉस्ट डिटरमाइन नहीं हो सकती है, तो भाई साहब हम आपको बता देते हैं इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट निल होगी। और जैसे ही आप कहते हैं निल होगी, जैसे ही आपने कहा निल होगी, तो इसका मतलब डिटरमाइन तो हो गई ना, डिटरमाइन हो गई। अब डिटरमाइन हो गई, निकाल लो कैपिटल गेन। आप ये कहते हो कि मैंने इस गुडविल को 10,000 रुपए में बेच दिया, तो भाई साहब आपकी कॉस्ट क्या थी, निल। लाओ जी 10,000 रुपए आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन। आप कहते हो मैंने इसको 20,000 में बेच दिया, आपकी कॉस्ट क्या थी, निल। हमने बता दिया निल है, लॉ आपको बता रहा है कि इन इन चीजों की कॉस्ट क्या होगी, निल। तो जैसे ही लॉ कहेगा निल, तो लाओ जी 20,000 रुपए आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन। लाओ टैक्स दे दो। क्लियर है। तो यहां पर सेक्शन 55 अमेंड किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल किया गया और सेक्शन 55 में बोला कि जो आपकी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, लूमार्स, टेनेंसी राइट, इन सब की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी, निल। क्लियर। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब सेक्शन 55 अमेंड किया गया तो यहां पर लिखा गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ बिजनेस। और आपको पता होगा एक होता है बिजनेस और एक होता है प्रोफेशन। तो या तो ये जानबूझ के गलती कर गए या ये चाहते थे कि हम बिजनेस का कवर कर लें और प्रोफेशन को छोड़ दें। तो उन्होंने जब सेक्शन 55 अमेंड किया तो उन्होंने लिखा सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन केस ऑफ अ बिजनेस, निल मान लेंगे, प्रोफेशन नहीं लिखा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोफेशन की गुडविल होगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल नहीं मानी जाएगी, निल नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब अभी भी वो झगड़ा बना हुआ है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन केस ऑफ अ प्रोफेशन स्टिल असर्टेनेबल है, वो अभी असर्टेन नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है का मतलब कि अगर कोई प्रोफेशनल अपनी गुडविल बेचता है, प्रोफेशन की गुडविल बेचता है, तो वहां पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कंप्यूट
नहीं हो सकती। देखिएगा लास्ट वाला पैरा, however it is significant note that above mentioned does not cover self generated goodwill of a profession. So in respect of a self generated goodwill of a profession and other self generated asset not specifically covered by the amended provision of section 55, the decision of Supreme Court in BC Srinivasa Sethi will be applicable accordingly and will be still applied. तो आप इस चीज को समराइज करिएगा स्टूडेंट्स। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे, बट इस टेबल के थ्रू आप फिर से इसे समझ जाएंगे। देखिए, आपकी गुडविल या इस तरह की और अदर रिलेटेड कैपिटल एसेट, जैसे टेनेंसी राइट है, लूम आर्स है, ये सब, तो ये दो तरह की हो सकती हैं। पहली, ये परचेज भी हो सकती हैं। परचेज का मतलब इसे आपने खरीदा हो। सर गुडविल खरीदते भी हैं क्या? हाँ खरीदते हैं। आपको याद नहीं है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, शायद 11th नहीं पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। गुडविल, गुडविल परचेज करता है जब एक पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, वो गुडविल का पैसा देता है। फिर जब कंपनी एमेलगमेट होती है, डीमर्ज होती है, तो वहां भी गुडविल बेची और खरीदी जाती है। तो गुडविल बिकती है, बिल्कुल बिकती है। तो अगर आपने गुडविल परचेज की है, मैं यहां फिर से लिख देता हूं परचेज। तो अगर आपने गुडविल परचेज की है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगी। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको मिल जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, आप कहते हैं मैंने गुडविल खुद बनाई है, मेहनत कर करके बनाई है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगी? अगर तो ये बिजनेस है तो यहां पर आप इसे निल मान लेंगे। निल क्यों मानेंगे? सेक्शन 55 यहां पर पिक्चर में आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, सेक्शन 55 यहां पर कहानी में आएगा और वो कहेगा बिजनेस के केस में आपकी ये जो गुडविल है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या हो जाएगी? निल हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोफेशन है तो यहां पर आप कहेंगे नॉट एप्लीकेबल, और नॉट एप्लीकेबल जैसे ही आप कहेंगे तो यहां पर क्या आएगा? नो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्यों नहीं आएगा? रीजन बताओ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लग जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहानी में आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा सुनो भाई साहब, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो सकती। और क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो सकती, तो कैपिटल गेन तो लग ही नहीं पाएगा। कैपिटल गेन लगाने के लिए दो बातें चाहिए आपको, सेल्स कंसिडरेशन चाहिए और दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो मैं गुडविल वो कैपिटल गेन कैसे निकालूंगा? तो प्रोफेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी भी डिटरमाइन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सेक्शन 55 ने जो अमेंडमेंट करी है उससे नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सेक्शन 55 जब बना तो उसने ये लिखा, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अ गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज निल। उसने ये नहीं लिखा इन केस ऑफ अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्योंकि अभी भी छोड़ दिया था उसने, चाहे जान के छोड़ा है गलती से छूटा, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रोफेशन की गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज भी डिटरमाइन नहीं हो सकती एंड हेंस देयर इज नो कैपिटल गेन। बिजनेस की गुडविल बेचोगे और वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसकी निल मान लेंगे और जितने में भी बेचोगे वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट हो किसी को पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिएगा इसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, थोड़ा सा सेंसिटिव है। आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग भी ओपन रखना पड़ेगा, आंखें भी ओपन रखनी पड़ेगी। मैं आपको लॉजिक के साथ ही समझाऊंगा चीजें कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं।
बट अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना चाहते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज का, तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो आपको यहां पर समझना है। देखिएगा, इस वाली लाइन को मत पढ़िएगा अभी, ऑप्शन टू टेक, इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल शेयर्स की। ओरिजिनल शेयर्स, ओरिजिनल शेयर का मतलब आप समझते हैं, आइएगा मेरे साथ देखिए। तो लेट से ये कंपनी है, द कंपनी इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने मार्केट में अपना शेयर निकाला हुआ है। शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 रुपए, मार्केट वैल्यू है 120 रुपए। पॉसिबल है या नहीं है? हाँ सर, फेस वैल्यू 100 रुपए है, मतलब जो इसकी नॉमिनल वैल्यू मार्क है कंपनी की बुक्स में वो 100 रुपए है, लेकिन मार्केट में 120 रुपए का बिक रहा है। आप यहां पर हैं, आप कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने ये शेयर मार्केट से 120 रुपए में खरीद लिया। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस्टर ए? फॉर मिस्टर ए क्या बताएंगे आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है बताइए? 100 रुपए बताएंगे या 120 रुपए बताएंगे? सर 100 रुपए बताएंगे। क्यों बताएंगे? मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बताया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस चीज को खरीदने में, उस चीज को एक्वायर करने में, उस चीज को लाने में आपका कितना पैसा खर्च हुआ, आपने क्या पे किया, आपने क्या इंकर किया। तो आप बताइए आपने क्या पे किया, 100 रुपए या 120 रुपए? 120 रुपए। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बन जाएगी? 120 रुपए। स्टूडेंट्स आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग आपके पास इर्द गिर्द ऐसे भी हो सकते हैं जो इन चीजों को रटना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ओरिजिनल शेयर होगा तो ये होगा, बोनस शेयर होगा तो ये होगा, राइट होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, और एग्जाम हॉल में जाके वो सब पजल हो जाते हैं। वो कहते हैं इसका होगा तो उसका होगा, उसका होगा तो इसका होगा। आपको पजल नहीं होना है, और ये आप तब नहीं हो पाओगे, मतलब आप तब सही से काम कर पाओगे जब आप चीजों को लॉजिकली समझेंगे। तो यहां पर मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया। आप कहते हैं कि मैं कभी भी शेयर नहीं रखता था अपने पास, टाटा मोटर का मेरे पास कभी कोई शेयर नहीं था। शेयर खरीदने गया मैं मार्केट में, टाटा मोटर का शेयर मार्केट से खरीदने गया। भाई मार्केट से ही खरीदेंगे ना, या कंपनी से खरीदेंगे? किसी से भी खरीदो, पहली बार तो खरीद नहीं जाओगे। तो जब आप खरीदने गए तो मार्केट की वैल्यू 120 रुपए थी, लेकिन बुक वैल्यू 100 रुपए थी। आपने 120 रुपए देके वो शेयर खरीद लिया, तो अब बताओ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जितने में आपने वो शेयर खरीदा, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अ ओरिजिनल शेयर, जब आप ओरिजिनल शेयर खरीदते हैं, द परचेज प्राइस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। परचेज प्राइस आपके लिए क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? पीरियड ऑफ होल्डिंग को मत देखिएगा, अभी ये वाला हिस्सा आप मत देखिएगा, ये मैं आपको टाइम आने पर कवर कराऊंगा, ये अभी आपके काम का नहीं है। दूसरे नंबर पर आइए, बोनस शेयर या सिक्योरिटीज। बोनस, अब बोनस क्या होता है? अकाउंटिंग का ही ये कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर थे, टाटा मोटर्स के आपके पास 1000 शेयर थे। कंपनी ने बोनस इशू कर दिया, बोनस इशू किया। बोनस इशू में क्या होता है? कंपनी कहती है कि जिसके पास एक शेयर होगा हम उसे एक शेयर फ्री दे देंगे, जिसके पास एक शेयर होगा हम उसे एक शेयर फ्री दे देंगे, फ्री, मुफ्त में दे देंगे। तो आपके पास कितने शेयर थे? 1000। आपको कंपनी ने कितने शेयर और दे दिए? 1000। तो अब आपके पास कितने शेयर हो गए? 2000। ये जो पहले ओरिजिनल शेयर थे ये आपने कितने में खरीदे थे? 120 रुपए में। ये जो बाद में आपको 1000 शेयर मिले, ये अब आपको कितने में मिले? ये तो सर आपको फ्री में मिले, ये तो आपको फ्री में मिले। अब बताओ जो शेयर आपको फ्री में मिला होगा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? ये जो शेयर आपको फ्री में मिला है इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी?
सर जीरो ही तो होगी। अब यहां पर लॉ ये कहता है कि जो इसकी एफएमवी होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसे हम आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। आइए देखिए, इफ अलॉटेड बिफोर 1/4/2001, तो मैंने आपको बताया 2001 से पहले का सिनेरियो अलग था, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था, तो यहां पर एक बेंचमार्क बनाया। तो उन्होंने बोला अगर आपको बोनस शेयर मिलता है और वो 1 अप्रैल 2001 के पहले मिल गया था, तो उसकी तो वैल्यू हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो उसकी हम क्या ले लेंगे, एफएमवी। लेकिन अगर आपको शेयर 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला है, मतलब कोई अदर केस है, बाद में मिला है, तो उस केस में बोनस की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि बोनस तो आपको फ्री में मिलता है, फ्री का शेयर है आपके लिए, देयर इज नो कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट शेयर, हेंस यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी। क्लियर है हम यहां तक? कंपनी आपको राइट शेयर्स देती है, राइट इशू देती है, आपको पता होगा राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में आपके पास 1000 शेयर्स थे, टाटा मोटर के आपके पास 1000 शेयर्स थे, कंपनी ने आपको एक राइट दिया, आपने अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा, राइट इश्यू। क्या होता है राइट इश्यू? राइट इश्यू होता है कंपनी जब भी कोई नया शेयर मार्केट में इशू करती है, सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर करती है, तो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है। क्या राइट देती है? कि आप ये शेयर खरीद लो, आप नहीं खरीदोगे तो आप किसी को बेच दो, आप नहीं बेचोगे तो हम इसे मार्केट में दे देंगे। ये जो मैं स्टोरी सुना रहा हूं आपको ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर अपने शेयर होल्डर को बोलती है, शेयर होल्डर मैं 10,000 नए शेयर इशू करना चाहती हूं, मैं आपको राइट दे रही हूं, टाटा मोटर बोल रही है ऐसा, मैं आपको राइट दे रही हूं कि ये शेयर आप खरीद लो, आपका मन नहीं है खरीदने का तो आप अपने किसी रिश्तेदार को, भाई दोस्त को, किसी मोहल्ले पड़ोस को ये अधिकार बेच आना, अधिकार बेच दो, मतलब ये अधिकार आपके पास है इन शेयरों को खरीदने का, ये अधिकार आप किसी को बेच दो, ये अधिकार आप किसी को बेच दो, ये अधिकार आप किसी को बेच दो, वो मेरे से आके शेयर खरीद लेगा। और इतना भी नहीं करना चाहते तो फिर हम इन 10,000 शेयर को पब्लिक के बीच में ले आएंगे, हम बोलेंगे ओपन पब्लिक है, जो आके खरीदना चाहे खरीद ले। तो एक सपोज करो आप, ये सिनेरियो जो मैंने बनाया मैं इसको डायग्राम फॉर्म में क्रिएट करता हूं। दिस इज अ टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स आपके पास गई, आपको बोला कि मैं आपको एक राइट दे रही हूं, राइट किस चीज का दे रही हूं, राइट है कि आपको ये 1000 शेयर खरीदने का राइट है एट ₹10। तो ये अधिकार, अधिकार भी तो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट इंक्लूड्स राइट। मैंने बताया था कैपिटल एसेट में टेंजिबल एसेट भी है, इंटेंजिबल भी है, इंटेंजिबल का मतलब राइट्स, ये राइट है आपके पास। क्या राइट है आपके पास? कि आप चाहे तो टाटा मोटर का शेयर जाकर खरीद सकते हैं, 1000 शेयर आप खरीद सकते हैं 10 रुपए के रेट पर, यह आपके पास अधिकार था। लेकिन आप ये अधिकार किसी को बेच आए, आपके पास एक राम आया, राम ने बोला कि मुझे टाटा मोटर के शेयर की बहुत जरूरत है, मुझे ऐसी खबर लगी है कि टाटा मोटर का शेयर अगले 2 दिन में बहुत भागने वाला है, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं। लेकिन क्योंकि मार्केट में ये शेयर अवेलेबल नहीं है और आपके पास इसका राइट है, राइट किस चीज का है, शेयर खरीदने का, तो प्लीज मैं आपको 5 रुपए दूंगा पर शेयर के हिसाब से, आप ये 1000 शेयर का जो राइट है ना, ये राइट मुझे बेच दो। राम आपसे कह रहा है सुनो, मुझे टाटा मोटर के शेयर चाहिए क्योंकि ये अगले 5-7 दिन में बहुत बढ़ने वाले हैं, या मुझे टाटा मोटर से बहुत प्यार है, मैं चाहता हूं उसके शेयर होल्ड करना, लेकिन मार्केट में इसके शेयर मिल नहीं रहे और मुझे इसके शेयर की सख्त जरूरत है, और यहां आपके पास इसका राइट है खरीदने का, आप खरीदना नहीं चाहते, आपके पास पैसे नहीं है या आपका मन नहीं है, तो आप एक काम करो ना, ये राइट मुझे बेच दो। क्या बेच दो? आप शेयर बेच दो। नहीं सर, शेयर तो आपके पास है ही नहीं,
शेयर तो आपके पास जो पुराने थे वो नहीं मांग रहा, मैं क्या मांग रहा हूं, राइट मांग रहा हूं। जो आपके पास अधिकार है ना, 1000 शेयर खरीदने का जो अधिकार है आपके पास, ये अधिकार मुझे बेच दो। यहां पर आप लिखिएगा, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप मुझे क्या बेच दो, अधिकार बेच दो। तो ये अधिकार जब आप बेचते हो, ये राइट जब आप बेचते हो, ये आपके लिए ट्रांसफर है, और ये क्या है, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर है। और क्योंकि ये कैपिटल एसेट का ट्रांसफर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जब ये मेरे को अधिकार मिलता है तो क्या पैसे देके मिलता है, नहीं सर, ये अधिकार आपको पैसे देकर नहीं मिलता। तो बताइए, अगर आपको पैसे देकर नहीं मिलता तो कैसे मिलता है, फ्री में मिलता है। अगर आप ये अधिकार किसी को बेच देंगे, किसी को आपने 5 रुपए में अधिकार बेच दिया, तो आपके लिए कैपिटल गेन निकालना क्या होगा, बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, सेल्स कंसिडरेशन 5 रुपए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस अधिकार को पाने के लिए आपने क्या खर्च किया था, बताओ, कुछ भी नहीं किया था सर। टाटा मोटर्स के बस मेरे पास शेयर पड़े थे, एक दिन टाटा मोटर का मन किया, मेरे को उसने राइट दे दिया कि आओ हमारे 1000 शेयर और खरीदने का अधिकार दे देते हैं आपको। तो इस अधिकार को पाने के लिए मैंने क्या खर्च किया था, कुछ भी तो नहीं खर्च किया था। देखो अब बुक में, रेनाउंसमेंट ऑफ राइट टू सब्सक्राइब दी शेयर्स, आपको एक अधिकार मिल गया शेयर्स को रेनाउंस करने का, रेनाउंस मतलब परचेज करने का। तो इसके केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, निल होगी, आपने कुछ पे किया ही नहीं है इसके लिए। अब सपोज करो, इसी कहानी को और बढ़ा देते हैं, राम ने आपको 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर खरीदने का अधिकार खरीद लिया था। अब राम ने 5 रुपए आपको दिए थे और 120 रुपए उसने टाटा मोटर को दिए होंगे, क्योंकि वो शेयर उसने 120 में खरीदा है। तो राम की जो टोटल कॉस्टिंग है वो कितनी आ गई होगी, सर राम की जो टोटल कॉस्ट आई होगी वो 120 रुपए तो शेयर खरीदने की और 5 रुपए आपको देने की, जो उसने आपको दिया था अधिकार खरीदने का। तो राम के लिए जो टोटल कॉस्ट बनी वो कितनी बनी, 125 रुपए बनी। यहां पर आप लिखिएगा, परचेज प्राइस, राम के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो राम का परचेज प्राइस 120 रुपए है, और उसने एक यहां पर रेनाउंसमेंट भी खरीदा था, रेनाउंसमेंट भी उसने परचेज किया था, कितने का, 5 रुपए का। तो सर राम की जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो होगी 125 रुपए। तो जब कभी फ्यूचर में राम इस शेयर को बेचेगा, फ्यूचर में राम इस शेयर को बेचेगा और उससे कोई पूछेगा बताओ तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो राम क्या बोलेगा, 120 रुपए तो मैं टाटा मोटर को दे के आया था और 5 रुपए मैंने उस व्यक्ति को दिए थे जिसने ये अधिकार मुझे बेचा था, जिससे कि मैं ये 10,000 शेयर खरीद पाया हूं। तो मेरे लिए जो कॉस्ट है, राम के लिए जो कॉस्ट है, वो 120 रुपए प्लस 5 रुपए, मतलब टोटल 125 रुपए कॉस्ट है। क्लियर है, देखिएगा बुक में, राइट शेयर सिक्योरिटीज मतलब परचेज बाय पर्सन टू whom द राइट इज इश्यूड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्राइस एक्चुअली पेड अंडर द राइट इश्यू। और जब वो उस पर्सन के रेस्पेक्ट में बात करेगा, जो कि नीचे लिखा है, राइट शेयर सिक्योरिटी पर्सन परचेज बाय अ पर्सन टू whom द राइट इज रेनाउंस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्राइस एक्चुअली पेड अंडर द राइट इश्यू, मतलब 120 रुपए, यहां आप लिख लीजिएगा, एंड प्राइस पेड टू द पर्सन whom who renounced the राइट, तो जिसने वो राइट बेचा था, मतलब यहां पर 5 रुपए। तो आपकी जो कॉस्टिंग बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 125 रुपए। क्लियर है हम यहां तक, फिर से समराइज कर लेते हैं एक बार इस पोजीशन को। अगर आप ओरिजिनल शेयर खरीदते हैं तो आप जितने का खरीदेंगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अगर आपको बोनस शेयर मिलेगा, अगर वो बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिल गया था तो उसकी एफएमवी आपके लिए कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अगर वो 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला है तो क्योंकि आपको फ्री में मिला है तो निल वैल्यू आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अगर आपको राइट मिलता है तो राइट आपको फ्री में मिलता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगी। अगर आप उस राइट को बेच देते हैं तो जितने में उस व्यक्ति ने वो राइट खरीदा वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और जिसने वो खरीदा है उसके लिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो है जो उसने शेयर कंपनी को पैसे दिए शेयर खरीदने के और आपको पैसे दिए राइट खरीदने के,
तो वो दोनों मिलाकर मतलब 125 रुपए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। यहां तक आई होप कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। So students, I am summarizing for today's class. नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे रिमेनिंग बात करूंगा कैपिटल गेन में ही, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स अगर होंगी तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे। कुछ अदर मॉडल्स अगर आपके सामने आते हैं कैपिटल एसेट के तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही कंटिन्यू करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। देन उसके बाद हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस क्लास को कंप्लीट कर लें और जितने आपके होमवर्क वाले काम हैं वो भी आप कंप्लीट कर लें। बुक का लिंक पिछली क्लास में नहीं दे पाया था, आज की इस क्लास में आ जाएगा और जो पिछली वीडियो है उसमें भी अपडेट कर दूंगा। आप बुक वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपनी इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अपने इस कंटिन्यूएशन लेक्चर के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, होमवर्क कंप्लीट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।